आप सभी का स्वागत है साहित्य सोपान के YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 11 की आरव की गद्य खंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें यह कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है नमक का दरोगा। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मतलब साहित्य का इतना महत्व माना जाता है। जीवन में साहित्य का स्थान, ये निबंध है, उसका ये अंश है। और प्रेमचंद का परिचय देखते हैं। पहले मूल नाम इनका धनपत राय था। जन्म इनका 1880 लम्ही गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश में। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। फिर सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित है। फिर गुप्त धन, ये सभी इनके कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की विधि, ये 3 नाटक है। कुछ विचार, ये विविध प्रसंग, ये दोनों ही इनके निबंध संग्रह है। और इनका निधन 1936 में हुआ। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, प्रमुख पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की शिक्षा या पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन यानी रोजगार के लिए नौकरी भी करनी पड़ी। अब उन्हें जीवन बिताने के लिए सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन लगभग 1920-21 के लगभग जो हुआ था में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद का युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा यानी लिखने का तरीका जो है को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके के से निकालकर यथार्थ की यानी वास्तविकता की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी यानी हिंदू और उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी यानी वास्तविक कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उनकी ही गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती हैं जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही है। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ उनके इसके सुंदर उदाहरण हैं। अब यहाँ जो कहानी है उसका सारांश है। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1914 में हुआ। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण
के रूप में देखा जा सकता है, बिल्कुल सटीक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे यानी सरकारी जो दफ्तर हैं से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड और किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता यानी समाज भी स्वीकार करता है इसको, अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले बढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हम सबको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। ये उपन्यास शीर्षक निबंध जो है लिखा हुआ है इनका, उससे ये ली गई है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अब हम यहाँ से शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं यहाँ पर। बरकंदाजी यानी बंदूक लेकर चलने वाले सिपाही या चौकीदार। सदाव्रत यानी हमेशा अन्न बांटने का व्रत। मुख्तार यानी कलेक्ट्री में वकील से कम दर्जे का वकील। अलौकिक यानी दिखाई न देने वाला। कातर यानी परेशान या दुखी। अमले यानी कर्मचारी मंडल, नौकर चाकर। अर्दली यानी ऑर्डरली कहते हैं किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी। तजवीज़ यानी राय, निर्णय। अकारत यानी व्यर्थ। पछिए यानी पश्चिमी। अब यहाँ से मूल कहानी हम पढ़ते हैं। नमक का दरोगा शीर्षक है इसका, नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर ने यह नमक तो सबके लिए दिया है, लेकिन फिर भी खुलेआम नमक नहीं बनाया जा सकता था, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे, बहुत मौज थी। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी बंदूक लेकर उसका ध्यान रखते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी बहुत ज़्यादा थी बात फारसी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा, यानी ये एक कहानी जो है, उपन्यास जो है, उसके बारे में ये कहा गया कि जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फराहत के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ।
अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना चाहिए जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी रिश्वत की कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है, जो केवल एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, यानी कुछ भी नहीं बचता। ऊपरी आय बहता स्रोत है। बहता स्रोत यानी रोज कुछ न कुछ प्राप्त होता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी प्रदर्शक और आत्मावलंबन यानी स्वयं का ही सहारा बनने वाले ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, या जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी वो नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था, खूब थी आय। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए थे वो थोड़े नरम पड़े कि अब तो लौटा देंगे। कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, उनको सुहाए नहीं, इसलिए जलन होने लगी। जाड़े के दिन थे, जाड़े यानी सर्दी के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार यानी व्यवहार से अफसरों को भी मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। यमुना नदी की बात हो रही है। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों यानी नाविकों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे हैं जो उनके ऋणी न हो यानी कर्जदार न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था, यानी उन्हें वह मुफ्त का ही भोजन कराते। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लादा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इस कहानी का अगला अंश पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। साथ ही यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर करें। धन्यवाद।